हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर का है और ये GMIN 25 में आया था। इसमें कहता है कि अगर बी मैग्नेटिक फील्ड है और म्यू नॉट परमेबिलिटी और फ्री स्पेस है तो डायमेंशन क्या होगा बी बाई म्यू नॉट का। तो बायट्स सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि डी बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो बी बाई म्यू नॉट का जो डायमेंशन होगा वो होगा आई डी एल बाई आर स्क्वायर। बी बाई म्यू नॉट को एच भी कहते हैं। बी बाई म्यू नॉट मतलब एच भी होता है, एच होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है ना। तो बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन हो जाएगा आई डी एल बाई आर स्क्वायर। आई का हो जाएगा ए और डी एल का हो जाएगा एल और आर स्क्वायर का हो जाएगा एल स्क्वायर। तो एच का जो बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन मिलेगा वो होगा ए बाई ए इंटू एल माइनस वन, ए इंटू एल टू द पावर माइनस वन। और बी बाई म्यू नॉट यही एच का भी डायमेंशन होगा। इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है ट्रू है या फॉल्स है। जो स्टेटमेंट 1 है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि एक वर्नियर कैलिपर में 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है वो हमेशा छोटा होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न से। ये जो है ये ट्रू है। अब स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि वर्नियर कांस्टेंट जो है वो बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न मल्टीप्लाइड बाई इनटू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। एक्चुअली जो वर्नियर कांस्टेंट होता है जिसको लीस्ट काउंट भी कहते हैं वो होता है इक्वल टू 1 MSD बाई एन। ठीक है ना। इसलिए वर्नियर स्केल डिवीज़न इज गिवन बाई 1 मेन स्केल डिवीज़न डिवाइडेड बाई, यहाँ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है ना। तो पहला हमारा ट्रू हो गया और दूसरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये वेक्टर्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि दो पार्टिकल है ए और बी 1 किलोग्राम का, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आर ए और आर बी। आगे कहता है कि एट टी अल्फा और बीटा के टर्म्स में। आगे कहता है कि एट टाइम टी बराबर 1 सेकेंड जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, ए पार्टिकल का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बी पार्टिकल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और वी ए और वी बी वेक्टर ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के। पूछता है कि जो पार्टिकल ए का एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में एट टी बराबर 1 सेकेंड वो कितना होगा। तो हमारा जो वी ए वेक्टर होगा वो बराबर हो जाएगा डी आर ए वेक्टर बाई डी टी। इसलिए हमारा वी ए वेक्टर आ जाएगा इतना और वी बी वेक्टर बराबर आ जाएगा इतना। टाइम टी बराबर 1 सेकेंड पे वी ए वेक्टर और वी बी वेक्टर ऑर्थोगोनल है, इसलिए हमारा वी ए डॉट वी बी बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब कि हमारा यहाँ दो दूनी 4 टी आ जाएगा। 4 टी मतलब टी बराबर 1 सेकेंड है मतलब 4, और यहाँ 3 माइनस 2 मतलब 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6n और 4p इंटू 2 यानी प्लस 8p, ये बराबर हो जाएगा 0। तो इससे हमको मिल गया 3n बराबर 2 प्लस 4p। अब t बराबर 1 सेकेंड पे चूँकि वी ए का मैग्नीट्यूड वी बी के बराबर है, इसलिए हमको मिल जाएगा रूट अंडर 4t स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू रूट अंडर 2 टू जा 4 प्लस 4 और प्लस 16p स्क्वायर। रूट हटा देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे ये बराबर इतना हमको मिल जाएगा।
इससे हमको p का वैल्यू मिल गया -1/4, n का वैल्यू मिल गया 1/3। तो एट t बराबर 1 सेकेंड पे जो पार्टिकल a का हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा पार्टिकल b के रेस्पेक्ट में, वो हमारा मिल जाएगा इतना, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो पार्टिकल a का जो एंगुलर मोमेंटम होगा l वेक्टर, वो हो जाएगा ma इंटू आर ए बी इंटू वी ए वेक्टर। ठीक है, तो ma है हमारा 1 kg, इसका मतलब 1 इंटू आर ए बी हमारा आ गया 1 - 2 मतलब -1, 1 + 1 यानी 2, और ये 3 आर ए बी आ गया, और इंटू वी ए आ गया हमारा 2 इंटू 3n मतलब 1, और 2 इंटू 2। तो एल वेक्टर हमारा आ गया i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप। तो एल का जो मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा √1 का 1 स्क्वायर 8 इंटू 8 स्क्वायर 64 और 5 स्क्वायर 25 बराबर √90 आएगा। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा एल बराबर वो आ जाएगा 90। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ट्रांसलेटरी मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक पार्टिकल को जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है 60 मीटर पर सेकंड स्पीड से। ये पार्टिकल पहले सेकंड में जो हाइट ट्रैवर्स करता है वो है h0, और जो लास्ट सेकंड में ये हाइट ट्रैवर्स करता है वो है h1, लास्ट सेकंड में मैक्सिमम हाइट पहुंचने से पहले। तो इसमें h0/h1 का रेशियो पूछा है। इस प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो होगा ये u sin थीटा, यानी कि 60 sin 30। तो ये पार्टिकल जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो मान लीजिए y है, तो y = होगा u sin थीटा t माइनस हाफ GT²। तो हमारा h0 का वैल्यू आ जाएगा u sin थीटा यानी कि 30 इंटू t यानी 1 सेकेंड 1 माइनस हाफ g यानी कि 10 और t² यानी 1 स्क्वायर, ये h0 बराबर हो जाएगा 25। तो मान लीजिए कि ये प्रोजेक्टाइल जो है ये कैपिटल T टाइम में जो मैक्सिमम हाइट h रीच कर जाता है, तो कैपिटल T का वैल्यू हमारा हो जाएगा u sin थीटा बाई g, और कैपिटल H का वैल्यू हो जाएगा u² sin² थीटा बाई g। तो जो लास्ट सेकंड में हाइट ट्रेवल्स करता है स्मॉल h1, वो इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम हाइट यानी कैपिटल H माइनस h डैश। h डैश क्या है, जो वो t-1 टाइम में जो हाइट ट्रेवल्स करता है। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, तो h का वैल्यू आ जाएगा u² sin² थीटा बाई g माइनस h डैश का जो वैल्यू होगा वो होगा u sin थीटा इंटू कैपिटल T-1 माइनस हाफ g कैपिटल T-1 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसमें वैल्यू रख के इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा स्मॉल h1 का वैल्यू है वो हमारा आएगा h1 = g/2। तो हमारा h1 का वैल्यू आ गया g/2 = 10/2 = 5, और h0 का वैल्यू हमारा आया था 25। इसलिए h0/h1 हो जाएगा हमारा 25/5 = 5। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये रोटेटरी मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है रेडियस कैपिटल R और मास कैपिटल M का, जो रोटेट कर रहा है एक एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है उसके प्लेन से और उसके सेंटर से पास कर रहा है उस एक्सिस के थ्रू। अब इसमें जो है एक स्मॉल सर्कुलर पार्ट जो है रेडियस R/2 का, वो हटा दिया गया है ओरिजिनल डिस्क से, जैसा फिगर में दिखाया गया है। तो पूछता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिमेनिंग पार्ट होगा अबाउट वो एक्सिस जो परपेंडिकुलर है, तो उस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। अब जो मास पर यूनिट एरिया होगा सिग्मा बड़ा डिस्क का, वो हो जाएगा m/πr²। ठीक है ना। तो स्मॉल डिस्क का जो मास होगा स्मॉल m, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू πr/2 का होल स्क्वायर, उसका एरिया, ये बराबर हो जाएगा m/4।
अब हम इस फिगर में देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा बड़ा डिस्क का अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ओ वो होगा हाफ mr², और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा छोटा डिस्क का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ डैश ये हो जाएगा हाफ स्मॉल m इंटू r/2 का होल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा स्मॉल डिस्क का अबाउट एक्सिस ओ यानी कि IO' इज इक्वल टू हो जाएगा IO' प्लस m/m/r/2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा हाफ m/r/2 प्लस m/r/2। ये बराबर हो जाएगा 3/2 स्मॉल m इंटू r²/4। ये बराबर हो जाएगा 3/32 कैपिटल mr², क्योंकि स्मॉल m का वैल्यू होगा m/4 कैपिटल m/4। तो हमारा I जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट O वो हो जाएगा IO मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिग डिस्क अबाउट O माइनस IO' मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल डिस्क अबाउट O, ठीक है ना। ये बराबर हो जाएगा हाफ mr² माइनस 3/32 mr²। ये बराबर हो जाएगा 13/32 mr²। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा I बराबर 13/32 mr² यानी 4। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन Gmin25 का है और ये रोटेटरी मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक बॉब है मास m का यहाँ, जो कि O पॉइंट से सस्पेंड किया गया है एक लाइट स्ट्रिंग से जिसका लेंथ L है, और इसको छोड़ दिया गया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए। शुरू में पॉइंट A पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 अप्लाई किया जाता है, और ये जो स्ट्रिंग है ये जब यहाँ पॉइंट D पे पहुँचता है तो ये स्लैक हो जाता है, मतलब ढीला हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा पॉइंट B और पॉइंट C का, उसका रेशियो पूछ रहा है इसमें। अब हम D पॉइंट पे जो मोशन उसको कंसिडर करते हैं तो हमें मिलेगा mvd²/L इज इक्वल टू T+mg, और D पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है, मतलब ढीला हो जाता है, मतलब टेंशन 0 हो जाएगा, इसलिए हमें मिल जाएगा Vd² बराबर GL। अब हम पॉइंट A और D के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। तो A पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो D पर जाके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, इसलिए हाफ mva² बराबर हो जाएगा हाफ mvd² प्लस mg इंटू 2L, इसलिए हमें va² बराबर 5gl मिलेगा। अब हम मानते हैं कि अगर ये जो B पॉइंट है ये A पॉइंट से H हाइट पे है, तो H बराबर हो जाएगा L माइनस L cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा L/2। अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट A इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B, ठीक है ना। अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, तो हमारा हाफ mva² 5gl है इज इक्वल टू हाफ mv² जो कि काइनेटिक एनर्जी एट B है प्लस mg इंटू L/2 जो कि H है L/2 हमारा, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी एट B हमें 2mgl मिलता है। इसी तरह अगर हम C और D के पॉइंट के बीच में अगर हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एट जो C होगा यानी हाफ mvc² ये इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mvd² प्लस mg इंटू L/2, ठीक है ना। और यहाँ हम इसका Vc, तो हमें काइनेटिक एनर्जी एट C जो है वो मिल गया mgl, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट B है हमारा 2mgl, काइनेटिक एनर्जी एट C है हमारा mgl, तो काइनेटिक एनर्जी एट B बाई काइनेटिक एनर्जी एट C हो जाएगा हमारा 2। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर का है और ये Gmin25 में आया था। फॉर्म बिग सॉलिड स्फीयर जो ये है इसके सेंटर O से 2r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये स्मॉल m पे, ये इस बिग M के कारण है F1, ठीक है।
इस बिग स्फेयर में से एक स्फेरिकल पार्ट जो r/3 रेडियस का है वो रिमूव किया गया है। ये जो स्फेरिकल पार्ट है छोटा सा, ठीक है ना। और अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस स्मॉल m पे, ये इस रिमेनिंग पार्ट के कारण है F2। तो ये पूछ रहा है कि F1/F2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये जो स्मॉल m है, ये इस बिग यूनिफॉर्म स्फीयर जिसका मास कैपिटल M है, इससे ये 2r डिस्टेंस पे है। तो जो F1 का वैल्यू होगा हमारा वो होगा g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई 2r। ये 2r डिस्टेंस है, 2r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब F2 क्या है हमारा, ये रिमेनिंग पार्ट का है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग पार्ट का कितना हो जाएगा, ये जो हमारा है ये बिग स्फीयर जो डाल रहा है ग्रेविटेशन फोर्स m पे, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, ये जो स्मॉल स्फीयर इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स डालेगा उसको, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो स्मॉल स्फीयर इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स m पे डाल रहा है वो F' है, मान लीजिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये जो स्मॉल पार्ट है जिसको हटाया गया है, इसका जो मास है वो m' है, ठीक है ना। और जो स्मॉल m है ये इस m' के सेंटर से y डिस्टेंस पे है। तो फ्रेंड्स ये जो y होगा वो हो जाएगा इक्वल टू r प्लस r/3 इज इक्वल टू 4r/3, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स m इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r³ इंटू रो, और m' बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r/3 का होल क्यूब इंटू रो, इसलिए m' बराबर हो जाएगा m/27। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ अपने स्मॉल स्फीयर का F' मिल गया है, ठीक है ना। तो F1 का वैल्यू हमें मिल गया, और ये F2 का वैल्यू, ये बड़ा स्फीयर माइनस जो है ये F', इसका वैल्यू हमें मिल गया। तो F2 का वैल्यू हमें मिल रहा है 11/48 करके, इसलिए F1/F2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 12/11, ठीक है ना। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि दो सोप बबल है जो कि 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रेडियस का है, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। तो पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कॉमन सरफेस का वो कितना होगा। तो मान लीजिए फ्रेंड्स एक सोप बबल है स्मॉल रेडियस r का, और उसके अंदर P प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। तो P माइनस P0 जो होता है वो होता है 4T/r, जहाँ T सरफेस टेंशन है। ये बबल एयर में है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन में जो स्मॉल सोप बबल है उसका रेडियस r1 है और बिग सोप बबल का रेडियस r2 है, ठीक है ना। तो जो P1 प्रेशर होगा स्मॉल बबल के इनसाइड वो हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P0 प्लस RT प्लस 4T/r1, और जो बिग बबल के इनसाइड जो प्रेशर होगा P2, ये हो जाएगा आपको P2 इज इक्वल टू P0 प्लस 4T/r2। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब P1 चूँकि स्मॉल बबल के इनसाइड का प्रेशर है तो ये ज़्यादा होगा P2 से, ठीक है ना। मान लीजिए इंटरफेस पे जो प्रेशर है वो P है, मान लीजिए यहाँ, तो इसलिए P इज इक्वल टू हो जाएगा P1 माइनस P2। P1 और P2 जो है एक दूसरे का अपोजिट एक्ट करेगा, तो यहाँ जो P होगा ये हो जाएगा इक्वल टू P1 माइनस P2। अब मान लीजिए फ्रेंड्स जो इंटरफेस का रेडियस अगर r है तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 4T/r। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 3 में इक्वेशन 2 को डालते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 4T/r इज इक्वल टू 4T इंटू 1/r1 माइनस r2। तो r हमें मिल जाएगा R2/r2 माइनस r1। अब हम इसमें r में वैल्यू डालते हैं, r1 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, इसका वैल्यू आ जाएगा हमें 4 सेंटीमीटर। थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ जो इंटरफेस रेडियस है r,
यहाँ जो इंटरफेस रेडियस है r, इसका वैल्यू हमें मिल गया 2 × 4/4 - 2 = 4 सेंटीमीटर। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक ओपन ऑर्गन पाइप है जो दो डिफरेंट गैसेस से जिनको फिलअप किया गया है और दोनों गैसेस का बल्क मॉडुलस सेम है बट डेंसिटी डिफरेंट है। एक का ρ1 डेंसिटी है, एक का ρ2 डेंसिटी है। फ्रीक्वेंसी जो है 9th हार्मोनिक का क्लोज ट्यूब का वो आइडेंटिकल है, बराबर है 4th हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है ओपन ट्यूब का उसके बराबर है। अगर क्लोज ट्यूब का लेंथ 10 सेंटीमीटर है और डेंसिटी रेशियो जो है गैसेस का वो ρ1:ρ2 ये = 1:16 है, तो ओपन ट्यूब का लेंथ क्या होगा ये पूछा गया है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, अगर Fn है तो Fn = होता है n × V/4L, जबकि n जो है वो हार्मोनिक नंबर हो गया, V स्पीड ऑफ साउंड हो गया और L जो है वो लेंथ ऑफ पाइप हो गया। तो इस हिसाब से हमें जो F1 मिला वो हो जाएगा 9, क्योंकि 9th हार्मोनिक है, V1/4L1 हो जाएगा। ठीक है। और ओपन ऑर्गन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी दिया जाता है वो दिया जाता है Fm = m × V/2L, जबकि m जो है वो हार्मोनिक नंबर हो गया, V स्पीड ऑफ साउंड और L लेंथ ऑफ ट्यूब हो गया। तो यहाँ हमें जो F2 मिलेगा वो हो जाएगा 2, जो यहाँ हमें मिलेगा वो हो जाएगा 4V2/2L2, ये हो जाएगा 2V2/L2, फोर्थ हो जाएगा हार्मोनिक। और कहता है क्वेश्चन में F1 = F2 है, इसलिए 9V1/4L1 बराबर हो जाएगा 2V2/L2 के। अब जो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है V = होता है √B/ρ, जहाँ B बल्क मॉडुलस है और ρ डेंसिटी है। तो यहाँ V1 हमारा आ जाएगा √B/ρ1 और V2 आ जाएगा √B/ρ2। तो हमें L2/L1 जो मिलेगा वो = होगा 8/9 √ρ1/√2। तो L2 = हो जाएगा L1 8/9 × 1/4, ρ1/ρ2 1/16 है, तो रूट हो जाएगा 1/4 और L1 का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, इसलिए जो हमारा L2 का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 20/9 सेंटीमीटर। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये हीट एंड कैलोरीमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक अमाउंट है आइस का जिसका मास 10⁻³ किलोग्राम है और टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, उसको 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले वेपर में बदला जाता है हीट अप्लाई करके। तो इस कन्वर्जन में जो टोटल अमाउंट जो होगा वर्क डन का जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। इसमें आपको आइस का, वाटर का और वेपर का स्पेसिफिक हीट दिया गया है और आइस और स्टीम का लेटेंट हीट दिया गया है। अब आइस जो हीट एब्जॉर्ब करेगा अपना टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस करने के लिए, वो मान लीजिए ΔQ1 है, तो ये हो जाएगा m × s × ΔT। m हो जाएगा इसका मास जो कि 10⁻³ kg है, s हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो कि 2100 है और ΔT हो जाएगा -10 से 0 जा रहा है मतलब 10। इसका अब आइस जो हीट एब्जॉर्ब करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो मान लीजिए ΔQ2 है, तो वो हो जाएगा mL। लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है वो दिया गया है 3.35 इंटू और मास तो वही 2⁻³। अब वाटर जो हीट एब्जॉर्ब करेगा अपना टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस करने के लिए, वो मान लीजिए ΔQ3 हो जाएगा। यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180 है और ΔT हो जाएगा 100। अब वाटर जो हीट एब्जॉर्ब करेगा
100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में बदलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो डेल्टा Q4 हो जाएगा। इसमें लेटेंट हीट ऑफ जो स्टीम है वो दिया हुआ है 2.25 × 10⁻⁶। अब स्टीम जो हीट एब्जॉर्ब करेगा 100 डिग्री सेल्सियस से अपना टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस करने के लिए, वो दिया जाएगा डेल्टा Q5 से। इसमें हो जाएगा आपको SV यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, ये 1920 है, और डेल्टा T हो जाएगा 10। इसलिए जो टोटल हीट एब्जॉर्ब करेगा आइस -10 डिग्री सेल्सियस से अपना वेपर में बदलने के लिए 110 डिग्री सेल्सियस पे, वो मान लीजिए डेल्टा Q टोटल हो जाएगा। इन पाँचों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा 3043.2 जूल। यही वर्क डन हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 में आया था और ये हीट ट्रांसफ़र चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 3 कंडक्टर है जो सेम लेंथ का है और थर्मल कंडक्टिविटी K1, K2 और K3 है। उनको जैसे फिगर में दिखाया गया है, उनको फिगर में जो दिखाया गया है इस तरह से कनेक्ट किया गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट और सेकंड कंडक्टर का सेम है और थर्ड कंडक्टर का जो है वो डबल है फर्स्ट कंडक्टर के। टेम्परेचर फिगर में दिखाया गया है। इसमें स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो थीटा का वैल्यू है यहाँ ये पूछ रहा है कितना डिग्री सेल्सियस होगा। K1, K2 और K3 का वैल्यू दिया गया है। थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है R वो बराबर होता है L/KA के। तो इस हिसाब से हम देखें तो R1 बराबर आ जाएगा आपको L/60 × A/2, मतलब L/30A होगा। R2 इसी तरह L/60A होगा और R3 इसी तरह से L/135A होगा। तो अगर हम R2 को R मान लें तो R1 हो जाएगा 2R और R3 हो जाएगा 4/9R। अब रेजिस्टेंस जो होगा A और B पॉइंट के बीच में वो होगा 1/RAB = 1/R + 1/2R। तो RAB बराबर आ जाएगा 2/3R। तो यहाँ हमारा RAB बराबर हो गया 2/3R, RBC बराबर हो गया 4/9R, R इक्विवेलेंट बराबर हो गया RAB + RBC = 10/9R। तो हीट फ्लो का जो नेट रेट होगा वो होगा dQ/dt = डेल्टा θ/R इक्विवेलेंट। तो dQ/dt बराबर हो जाएगा 100 - 0/10/9R, ये हो जाएगा 90/R। अब अगर B पॉइंट पे टेम्परेचर थीटा है तो dQ/dt AB हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो AB के थ्रू होगा वो होगा डेल्टा θ/RAB हो जाएगा 100 - θ/2/3R। ये बराबर हमारा हो जाएगा, तो dQ/dt AB के थ्रू हो जाएगा 300 - θ/2R। हमारा जो dQ/dt होगा वो बराबर होगा dQ/dt AB के। इसलिए हमें मिल जाएगा 90/R = 3 × 100 - θ/2R। इसको सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा थीटा बराबर 40। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, थीटा बराबर 40 डिग्री। हाय फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये GMIN 25 का क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफ़र चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि 2 स्फेरिकल बॉडी है जो कि सेम मटेरियल का है और एक का रेडियाई है 0.2 मीटर और बड़े वाले का 0.8 मीटर। ये सेम एटमॉस्फेयर में प्लेस किए गए हैं। कहता है कि जो स्मॉलर बॉडी का टेम्परेचर है वो है 800 केल्विन और बिगर बॉडी का टेम्परेचर है 400 केल्विन। अगर स्मॉलर बॉडी से जो एनर्जी रेडिएट होता है वो E है तो बिगर बॉडी से जो एनर्जी रेडिएट होगा वो कितना होगा। इसमें इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग को नेग्लिजिबल माना गया है। तो फ्रेंड्स, स्टीफन लॉ जो कहता है वो कहता है कि एनर्जी रेडिएट जो करता है पर सेकंड एक बॉडी जिसका एरिया मान लीजिए A है, वो दिया जाता है P = EA सिग्मा T टू द पावर 4। ठीक है ना, जो P है इसमें E क्या है, E है एमिसिविटी
ये जो है डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे। और इसमें सिग्मा क्या है, ये है स्टीफन कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो है इमिसिविटी दोनों बॉडीज बिगर और स्मॉलर का एक ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सेम मटेरियल का है। और सिग्मा तो एक होगा ही क्योंकि वो स्टीफन कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि P जो है वो वेरीज एज a इंटू टी टू द पावर 4। इसलिए P स्मॉलर बाई P लार्जर क्या हो जाएगा, A है तो रेडियाई है 0.2 बाई 0.8 होल स्क्वायर हो जाएगा, और टी टू दी पावर 4 है, मतलब 800 टेम्परेचर था, 800 बाई 400 टू दी पावर 4 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/16 इंटू 16, ये हो जाएगा इक्वल टू 1। इसका मतलब P स्मॉलर बाई P लार्जर हो जा इज इक्वल टू 1 है, इसलिए P लार्जर इज इक्वल टू P स्मॉलर। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक पार्क्ड कार है, मतलब रुका हुआ कार है, उसमें जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो देखता है कि उसके पीछे से जो व्हीकल आ रहा है उसको देखता है वो साइड व्यू मिरर में, जो कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो है वो 2 मीटर है। तो वो मिरर में देखता है कि पीछे से कार आ रही है 90 किलोमीटर पर आवर के यूनिफॉर्म स्पीड से उसकी ओर, वो मिरर में देखता है। तो पीछे से आने वाली कार जब 24 मीटर डिस्टेंस पे है तो एक्सेलरेशन जो है उसका जो इमेज का वो जो मिरर में दिख रहा है वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a है। तो पूछा है वैल्यू ऑफ 100 कितना मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो। तो स्फेरिकल मिरर के केस में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। इस इक्वेशन को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा -1/v स्क्वायर इंटू dv/dt माइनस 1/u स्क्वायर du/dt इज इक्वल टू 0। f कांस्टेंट होगा। तो dv/dt क्या होगा, vi होगा यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज, और du/dt क्या होगा, v0 होगा यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा -v/u का होल स्क्वायर इंटू v0। पर यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, इसलिए v इज इक्वल टू हो जाएगा uf/u माइनस f। तो v का ये वाला वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पे हमें मिलेगा v इमेज इक्वल टू -f/u माइनस f का होल स्क्वायर इंटू v0। अब मिरर जो है वो कॉन्वेक्स है, इसलिए फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव, इज इक्वल टू हो जाएगा r/2। r दिया हुआ है 2, इसलिए f बराबर हो जाएगा 1। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू -24 होगा, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v0 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर यानी 25 मीटर पर सेकंड होगा। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो बराबर हो जाएगा, f का वैल्यू डालेंगे 1 यहाँ पे, u में डालेंगे -24 और v0 में डालेंगे 25। तो vi बराबर हमारा हो जाएगा -1/25, और v बराबर है यहाँ uf/u माइनस f। u का वैल्यू डालेंगे -24, f का वैल्यू डालेंगे 1। तो हमें v बराबर मिल जाएगा 24/25। अब ये जो इक्वेशन है इसके हिसाब से हो जाएगा, vi/v स्क्वायर प्लस v0/u स्क्वायर बराबर 0। अब इस इक्वेशन को हम फिर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस इक्वेशन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा vi स्क्वायर इंटू -2/v³ प्लस ai/v स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर इंटू -2/u³, ये v³ होगा, प्लस a0/u स्क्वायर। जबकि ai क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज मतलब dvi/dt, और a0 हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट dv0/dt। तो a0 जो होगा वो होगा 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म है। तो हमें जो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज ai मिलेगा वो हो जाएगा आपको 2/v इंटू vi स्क्वायर प्लस 2v² बाई u³ इंटू v0 स्क्वायर।
अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे u माइनस 24, v 24/25, v नॉट 25 और vi इज इक्वल टू -1/25। ai जो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज होगा वो हो जाएगा -2/25, इसलिए 100 ai जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हो जाएगा इक्वल टू 8। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेज एंड लेंसेज चैप्टर का क्वेश्चन। इसमें कहता है कि ये एक थिन कन्वेक्स लेंस है ग्लास का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसके दोनों साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है। इसका जो ये साइड है इसको पॉलिश कर दिया गया है कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए। तो इसमें पूछ रहा है कि ऑप्टिक एक्सिस पे लेंस से कितने डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए कि उसका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे ही बने। तो मान लीजिए कि x डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए। अब ये जो सिल्वर्ड लेंस है ये कॉम्बिनेशन है ये लेंस का और ये कर्व्ड मिरर का, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। अब फ्रेंड्स रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सिल्वर्ड सरफेस का वो है r, तो fm मतलब फोकल लेंथ जो होगा मिरर का वो इक्वल टू हो जाएगा -r/2। तो pm मतलब पावर जो होगा मिरर का वो बराबर हो जाएगा -1/fm इज इक्वल टू हो जाएगा 2/r। अब फ्रेंड्स हम लेंस के लिए देखते हैं। इसमें जो होगा 1/fl, जहाँ fl है फोकल लेंथ लेंस का, वो इक्वल टू हो जाएगा μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये हो जाएगा μ-1 इंटू 1/r माइनस 1/-r साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2μ-1/r। अब फ्रेंड्स इमेज फॉर्मेशन के लिए जो लाइट है वो पहले यहाँ पे लेंस से होते हुए जाएगा, फिर कर्व्ड मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा और वापस लेंस से होते हुए आएगा। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है इसका पावर P जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा PL + PM + PL इक्वल टू हो जाएगा 2PL + PM। अब ये PM और PL का वैल्यू रखने के बाद जो पावर होगा कॉम्बिनेशन का P इज इक्वल टू हो जाएगा 4μ - 2/r। तो फोकल लेंथ जो होगा इक्विवेलेंट मिरर का F इज इक्वल टू हो जाएगा -1/P, ये इक्वल टू हो जाएगा -r/4μ - 2। ये सिल्वर लेंस जो है ये एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा जिसका फोकल लेंथ F बराबर होगा -r/4μ - 2। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सिल्वर लेंस के सामने x डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f के। इसका मतलब 1/x + 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा -4μ - 2/r। अब चूंकि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पे ही बनता है इसलिए 1/v + 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x + 1/x यानी इक्वल टू हो जाएगा 2/x। तो x का वैल्यू आ गया -r/2 - 2μ-1। माइनस का मतलब हुआ कि वो सिल्वर लेंस के सामने प्लेस्ड है, तो आंसर हमारा आ गया 4th। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेज एंड लेंसेज चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ये जो डायग्राम है यहाँ पे इसमें 3 लेंस बनता है और मान लीजिए कि तीनों लेंस का अगर हम लोग थिकनेस नेग्लिजिबल मान लें एज़ कम्पेयर टू R1 और R2। R1 क्या है? R1 है रेडियाई, ये जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ अपर सरफेस लेंस का वो है, और R2 है रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर सरफेस ऑफ ग्लास लेंस का, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन बना इसका पावर कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये जो सिस्टम है इसको हम 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट मान सकते हैं। 3 लेंसेज मतलब एक ये लेंस, एक 2 और ये 3 लेंस का। इसलिए फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। 1/f क्या है यहाँ पे? ये f जो है ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है। अब पावर p जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 1/f के, इसलिए हम कह सकते हैं कि पावर जो होगा कॉम्बिनेशन का वो इज इक्वल टू हो जाएगा P1 + P2 + P3। अब फ्रेंड्स लेंस मेकर फार्मूला जो है वो कहता है कि 1/f इज इक्वल टू होता है μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2।
तो फ्रेंड्स 1/f1 जो होगा इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1, मतलब म्यू है वाटर का 4/3 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। R1 यहाँ पे है इन्फिनिटी, तो 1/∞ माइनस 1/r2। R2 यहाँ पे है ये R1, तो 1/-R1 होगा। साइन कन्वेंशन लेंगे तो यहाँ 1/-R1 होगा, तो P1 बराबर हो जाएगा 1/3R1। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है कि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आप लीजिएगा ऑप्टिकल सेंटर से, ये यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो वो पॉजिटिव होगा, और जो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट आप डिस्टेंस मेजर कीजिएगा ऑप्टिकल सेंटर से, वो नेगेटिव होगा। हमारा जो P कम्बिनेशन का आ जाएगा पावर, वो हो जाएगा P1 + P2 + P3। इन तीनों को जोड़ देंगे तो P कम्बिनेशन हो जाएगा 1/3 इंटू पावर आएगा कम्बिनेशन का, वो हो जाएगा इक्वल टू 1/3 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 माइनस हाफ इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा पावर हो जाएगा कम्बिनेशन का -1/6 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये नेचर ऑफ लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया, असर्शन A और रीज़न R। असर्शन A कहता है कि यदि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, ज़्यादा डेंसर मीडियम में परफॉर्म किया जाए तो जो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस है वो नज़दीक आ जाते हैं। रीज़न R कहता है कि एयर से ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाता है, पर उसका लाइट का फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है। तो यहाँ हमें बताना है कि असर्शन और रीज़न ट्रू है कि नहीं, और रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमारा बीटा होता है, जो कि फ्रिंज विड्थ होता है, वो इक्वल टू होता है D/d इंटू लैम्डा। D हमारा क्या होता है, डिस्टेंस जो स्क्रीन का है, सिल्ट के जो प्लेन से जो स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो होता है D। d होता है जो स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है वो, और लैम्डा होता है जो वेवलेंथ है लाइट का। तो यहाँ कहता है कि अगर इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट को एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसमें अगर परफॉर्म किया जाए एयर की जगह, उसमें क्या हुआ कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो लैम्डा से म्यू हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ बीटा डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा D/d इंटू λ/μ, ये हो जाएगा β/μ। तो इसका मतलब है कि फ्रिंज विड्थ जो है वो रिड्यूस कर जाएगा और 1/μ टाइम्स उसका वैल्यू हो जाएगा, जो एयर में जो वैल्यू है उससे 1/μ टाइम्स हो जाएगा कम। तो फ्रिंज विड्थ रिड्यूस करेगा, इसका मतलब है कि कंसेक्यूटिव फ्रिंज जो है वो नज़दीक आ जाएगा, क्लोज़र आ जाएगा। अब स्पीड ऑफ लाइट c जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, वेवलेंथ इन एयर। अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, लेकिन लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा λ/μ के, इसलिए c डैश बराबर हो जाएगा c/μ के। इसका मतलब हुआ कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिड्यूस कर जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये नेचर ऑफ लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि सीसियम और लिथियम मेटल का वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रिक वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट रेस्पेक्टिवली। कहता है कि अगर हम इन दोनों मेटल सरफेस पे एक लाइट जिसका वेवलेंथ 550 नैनोमीटर है वो इंसिडेंट करें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है किस केस में पॉसिबल होगा, मतलब किस मेटल के केस में पॉसिबल होगा। तो फ्रेंड्स, आइंस्टाइन इक्वेशन के हिसाब से फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल होगा
जब एच न्यू मतलब एनर्जी जो है इंसिडेंट फोटोन का वो बड़ा हो जाएगा फाई। फाई क्या है? वर्क फंक्शन है मेटल का। तो फ्रेंड्स यहाँ जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन का वो हो जाएगा एच न्यू, ये बराबर हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा। इसको हम कह सकते हैं 1240 बाई लैम्डा नैनोमीटर में इलेक्ट्रिक वोल्ट। यहाँ पे 550 नैनोमीटर है तो ये हो जाएगा 1240 बटा 550 बराबर 2.25 इलेक्ट्रिक वोल्ट हो जाएगा हमारा इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी। तो यहाँ हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो इंसिडेंट एनर्जी है फोटोन का 2.25 इलेक्ट्रिक वोल्ट, ये सीसीएम के वर्क फंक्शन से बड़ा है 1.9 से, लेकिन लिथियम के वर्क फंक्शन से छोटा है 2.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट से, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल पॉसिबल होगा इस केस में, सीसीएम के केस में, क्योंकि इससे बड़ा है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 सीसीएम ओनली। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन को जो है सिमेट्रिकली एंटर किया जाता है दो पैरेलल प्लेट के बीच में। दोनों इक्वल चार्ज है पर अपोजिट नेचर का चार्ज है दोनों पे, और दोनों का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये इलेक्ट्रॉन जब फील्ड से बाहर निकलता है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट के बीच में वो 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर का है तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन का क्या होगा जब वो फील्ड से बाहर निकलेगा। इसमें मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन का दिया गया है। अब फ्रेंड्स हम इस फिगर में देखते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ये फील्ड के अंदर आएगा तो ये एक फोर्स F एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना, जिसका वैल्यू -E/E होगा। माइनस का मतलब हो गया ये फोर्स जो है अपवर्ड एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होगा ए इलेक्ट्रॉन का अलोंग वाई एक्सिस ये हो जाएगा F/m बराबर हो जाएगा E इंटू कैपिटल E/m, ये कांस्टेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस। अब हम अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। अलोंग एक्स एक्सिस ये S हो जाएगा L, ठीक है ना। U जो हो जाएगा वो हो जाएगा Vx, ये कांस्टेंट होगा, यानी जिस वेलोसिटी से एंटर करेगा उसी वेलोसिटी Vx से वो बाहर भी निकलेगा। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन A हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस 0 एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो अलोंग एक्स एक्सिस L इज इक्वल टू हो जाएगा Vx इंटू टी। तो T बराबर हमारा हो जाएगा L/Vx, वैल्यू डाल देंगे। L दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मीटर में इतना हो जाएगा, और Vx दिया हुआ है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। T बराबर आ जाएगा 10⁻⁻7 सेकेंड। अब हम अलोंग y एक्सिस देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे v बराबर इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर v बराबर u प्लस at होता है, इसलिए vy बराबर हो जाएगा u इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस का अलोंग 0 है, a हो जाएगा e इंटू कैपिटल E/m इंटू टी। तो यहाँ हमारा vy आ गया, e का वैल्यू आ गया आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कैपिटल ई का वैल्यू आ गया 9.1 इंटू 10⁻⁻2/m हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू टी का वैल्यू आ गया हमारा 10⁻⁻7। ये आंसर हो जाएगा 3। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 में आया था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक क्यूब है ABCDEFGH, ठीक है ना, उसके एज पे एक लाइन चार्ज है जो कि लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ का है, एज जो BC है सामने का उसमें। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल फेसेस ऑफ क्यूब कितना होगा ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स गॉसेस थ्योरम जो है वो कहता है कि अगर एक चार्ज Q जो है वो एक क्यूब के सेंटर में प्लेस्ड है तो जो पूरा क्यूब होगा उससे जुड़ा हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो लाइन चार्ज है हमारा ये क्यूब के एज पे प्लेस्ड है। अब अगर हम इसे एक इमेजिनरी क्यूब के सेंटर में लाना चाहें तो इस तरह से हम 3 क्यूब जोड़ेंगे,
एक सामने से, एक नीचे से और एक पीछे से। 3 क्यूब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो आपको लैम्डा कूलम का जो चार्ज था पर यूनिट लेंथ का, जिसको हम क्यू डैश मान लेते हैं, वो एक क्यूब के सेंटर में चला जाएगा। तो 3 और क्यूब जोड़ने के बाद फ्रेंड्स, हमारा जो लैम्डा कूलम वाला चार्ज था, मान लीजिए वो क्यू डैश था, तो वो अब क्यूब के सेंटर में चला गया है, ठीक है ना। लेकिन ये जो क्यूब के सेंटर में गया, ये जो क्यूब है, ये तो 4 आइडेंटिकल क्यूब से मिल के बना है। तो इसका मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन में जो क्यूब था, ये तो 4 आइडेंटिकल क्यूब से मिल के बना है। तो अब ये जो क्यूब बना है, इससे जो रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू डैश बाई। तो फ्रेंड्स, इस क्यूब से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो हमारा नया क्यूब बना है, उससे होगा वो क्यू डैश बाई एप्सिलम नॉट होगा। लेकिन ये तो 4 क्यूब से मिल के बना है, इसलिए जो हमारा क्यूब था क्वेश्चन में, ये वाला, इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू डैश बाई 4 एप्सिलम नॉट। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डैश बाई 4 एप्सिलम नॉट, ठीक है ना, 4 एप्सिलम नॉट। तो और क्यू डैश का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा इंटू ए बाई 2, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दिस क्यूब हो जाएगा लैम्डा ए बाई 8 एप्सिलम नॉट, यानी फर्स्ट। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये कैपेसिटेंस चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड है, उसको कनेक्ट किया गया 100 वोल्ट पावर सप्लाई से। अब प्लेट के बीच का जो इंटरमीडिएट स्पेस है उसको फिल्ड कर दिया गया है एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल से, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2 है। तो अब पूछता है कि जो ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का इंट्रोडक्शन हुआ, उसके कारण एक्स्ट्रा चार्ज और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ है कैपेसिटर का, वो कितना है। अब इस क्वेश्चन में चूंकि बैटरी अटैच ही रह जाता है, इसलिए इसमें पोटेंशियल को कांस्टेंट किया गया है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब वी डैश बराबर वी हो जाएगा, क्योंकि बैटरी जो है वो सोर्स होगा कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का। यहाँ कैपेसिटी बढ़ जाएगा, यानी सी डैश बराबर के सी हो जाएगा। अब पहले जो चार्ज था कैपेसिटर पे वो था Q बराबर सी वी था। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के इंट्रोडक्शन के बाद जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Q डैश बराबर सी डैश वी डैश। सी डैश कितना होगा, के सी होगा, और वी डैश वी होगा, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो चार्ज जो बढ़ा, यानी डेल्टा Q बराबर हो जाएगा Q डैश माइनस Q। डेल्टा Q कितना हो जाएगा, यहाँ के सी वी माइनस सी वी, यानी डेल्टा Q का वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू रखने पे 4 माइक्रोकूलम्ब। तो हमें यहाँ डेल्टा Q का वैल्यू मिल गया K माइनस 1, यानी 2 माइनस 1, यानी 1 इंटू सी है 40 माइक्रोफैराड है, 40 गुना 10 पावर माइनस 6 इंटू वी है 100 वोल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा Q का 4 माइक्रोकूलम्ब। इसी तरह कैपेसिटर का जो पहले एनर्जी स्टोर था कैपेसिटर में, वो था U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के इंट्रोडक्शन के बाद एनर्जी हो जाएगा, बढ़ गया U डैश बराबर हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर। तो सी डैश हो जाएगा के सी, वी डैश हो जाएगा वी। तो जो बढ़ा हुआ डेल्टा U एनर्जी जो बढ़ा, यानी बढ़ा हुआ एनर्जी डेल्टा U बराबर हो जाएगा U डैश माइनस U, मतलब हाफ K माइनस 1 इंटू सी वी स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रख देंगे हाफ K माइनस 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा, सी वही 40 माइक्रोफैराड हो जाएगा, और वी हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 40 माइक्रोफैराड इंटू 100 इंटू 100 स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 0.2 जूल। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये करंट एंड रेजिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन है।
इसमें रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का 4 कर्व दिया गया है। पूछता है कि कौन सा कर्व मोस्ट सूटेबल है वायर बाउंड रजिस्टर्स के लिए। रेजिस्टिविटी इस एक्सिस पे दिया गया है और टेम्परेचर इस एक्सिस पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वायर बाउंड रजिस्टर जो होता है वो मैंगनीज या कॉन्स्टेंटाइन मटेरियल का बना होता है। इन मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर पे बहुत ही ज़्यादा वीक डिपेंडेंस शो करता है, ठीक है ना। तो अगर रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता, ये जो यहाँ शो किया गया ऐसा ग्राफ मिलता। लेकिन इस केस में क्या है कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे वेरी वीक डिपेंडेंस, बहुत कमज़ोर डिपेंडेंस शो करता है। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो होगा कुछ ऐसा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है 1 जो है वो करेक्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये डायरेक्ट करंट सर्किट्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि यहाँ ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है ना, जिसका रेजिस्टेंस जो है RP बराबर 1 ओम है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है पोटेंशियोमीटर का, ये जो है ये इस पोटेंशियोमीटर वायर के मिडिल में है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है RE 2 ओम का वो कनेक्ट किया गया है। RE जो है यहाँ 2 ओम का, ये कनेक्ट किया गया है इस पोटेंशियोमीटर, ये कनेक्ट किया गया है इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के माध्यम से। तो इसमें पूछता है कि जो सर्किट करंट होगा या जो करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी होगा, दोनों एक ही चीज़ है, वो कितना होगा। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो वेरीज एज लेंथ करता है। तो यहाँ जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो इस पोटेंशियोमीटर वायर के मिडिल में है, इसलिए इस सर्किट को हम ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ 1 ओम है तो चूँकि लेंथ के हिसाब से बटेगा तो इधर 0.5 ओम आएगा, इधर 0.5 ओम आएगा और यहाँ ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम का। तो यहाँ हम इस सर्किट में देखते हैं कि ये 0.5 ओम जो है, इस सर्किट में ये 0.5 ओम और ये 2 ओम ये दोनों पैरेलल होगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 0.5 इंटू 2/2 प्लस 0.5, ये आ जाएगा 10/25। अब ये जो हमारा सर्किट है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इस सर्किट के, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि 10/25 ओम और 0.5 ओम सीरीज़ में है। इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा रेजिस्टेंस, जो R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 0.5 ओम यानी 5/10 और प्लस 10/25, ये बराबर आ जाएगा 0.9 ओम। तो सर्किट करंट I बराबर हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। V क्या है यहाँ पे, यहाँ 0.9 वोल्ट है, 0.9 आ जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना है हमारा, यहाँ 0.9 है, 0.9 ये इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एम्पियर। तो सर्किट करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये डायरेक्ट करंट सर्किट्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि 2 नॉन आइडियल बैटरीज है जिसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो स्टेटमेंट 1 में कहता है कि जो इक्विवेलेंट EMF होगा दोनों का वो आइदर ऑफ 2 EMF, मतलब दोनों बैटरी के EMF से छोटा होगा। और स्टेटमेंट 2 में कहता है कि जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दोनों बैटरी का वो आइदर ऑफ दोनों बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा होगा। तो बताना है स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू है या नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं फ्रेंड्स कि 2 सेल है जिसका EMF E1 और E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा ये ऐसा होगा, यहाँ R इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ E इक्विवेलेंट हो गया।
और ये 2 सेल है जिसका E1 E2 EMF है और R1 R2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ हमको R इक्विवेलेंट मिलता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है, और E इक्विवेलेंट मिलता है हमको E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ हम R इक्विवेलेंट देखते हैं कि R1 और R2 दोनों से छोटा होगा, ठीक है ना, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू हो जाएगा। R इक्विवेलेंट R1 और R2 से R1 और R2 दोनों से छोटा होगा। लेकिन यहाँ जो E इक्विवेलेंट है, ये इस फॉर्मूला के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों E1 और E2 से छोटा होगा, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा 4, यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ये नॉन आइडियल बैटरीज कहता है। नॉन आइडियल बैटरीज क्या होता है? आइडियल बैटरी वो होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो नॉन आइडियल बैटरीज वो होगा जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनाइट होगा, मतलब होगा उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN25 का है और ये क्वेश्चन एटॉमिक फिजिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है हाइड्रोजन एटम के, और उसका ऑर्बिटल रेडियस 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसका रेडियस 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर है। और जब ये इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में होता है तो इसका रेडियस हो जाता है 8.48 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इसमें पूछता है कि जो रेशियो होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में है उससे और जो एक्साइटेड स्टेट में है उस पे वो जो रेशियो होगा वेवलेंथ का वो कितना होगा। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो दिया जाता है लैम्डा बराबर h/mv से, और बोर थ्योरी के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम जो होता है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का वो दिया जाता है mvr बराबर nh/2π से। तो mv हमें मिल जाएगा nh/2πr। तो इन दोनों फार्मूला से हमें मिल जाएगा लैम्डा बराबर h/nh/2πr, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr/n। तो हमें जो लैम्डा ग्राउंड बाई लैम्डा एक्साइटेड मिलेगा वो हो जाएगा r ग्राउंड बाई r एक्साइटेड इंटू n एक्साइटेड बाई n ग्राउंड। ग्राउंड स्टेट में n बराबर हो जाएगा 1 और एक थर्ड एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा n बराबर 4। तो अब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे। r ग्राउंड हो जाएगा हमारा 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11, r एक्साइटेड हो जाएगा 84.8 इंटू 10 टू द पावर -11, और n एक्साइटेड हो जाएगा हमारा 4 और n ग्राउंड हो जाएगा हमारा 1। तो लैम्डा ग्राउंड बाई लैम्डा एक्साइटेड हमारा आ जाएगा 1/4, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 1 यानी 4। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN25 का है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें पूछता है कि ये जो सर्किट दिया गया है अलग अलग, इसमें से कौन सा सर्किट जो है फॉरवर्ड बेस्ड बायस डायोड रिप्रेजेंट करता है, फॉरवर्ड बेस्ड बायस डायोड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सर्किट में जो करंट फ्लो करता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन होगा, तो इस सर्किट में हाई पोटेंशियल है ये, लो पोटेंशियल है ये, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा ये वाला। इस सर्किट में हाई पोटेंशियल ये है, लो पोटेंशियल ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगा। इस सर्किट में हाई पोटेंशियल ये है, लो पोटेंशियल ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगा। इस सर्किट में हाई पोटेंशियल ये है, लो पोटेंशियल ये है, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। और इस सर्किट में हाई पोटेंशियल इधर है, इधर अर्थिंग जा रहा है, तो डायरेक्शन हो जाएगा ये। अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है
वो एरो हेड का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट है, इसलिए ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। इस सर्किट में जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है वो एरो हेड के डायरेक्शन के साथ में, इसलिए ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। इस सर्किट में भी जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है वो एरो हेड के डायरेक्शन में है, इसलिए ये भी फॉरवर्ड बायस्ड होगा। इस सर्किट में करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो एरो हेड के डायरेक्शन के अपोजिट में है, तो ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। और इस सर्किट में भी जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है वो एरो हेड के डायरेक्शन में है, इसलिए ये भी फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। तो हमारा बी सी और ई सर्किट जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3। थैंक यू फ्रेंड्स।